वो टारगेट क्या है हमारे पास? अब बच्चों हम लोग के पास यहाँ पे टारगेट है x-1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अगर बच्चों x-1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आता है तो आप फिर से कहेंगे कि सर यहाँ पर x अगर आप 1 डालें तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो 0 तो हमको आंसर में चाहिए नहीं, इसका मतलब x इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि 1 डालने पे 0 हो जाएगा। उसके अलावा डालिए, सर x इज इक्वल टू 2 डालें तो 2 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 यानी पॉजिटिव होगा। x इक्वल टू -2 डालिए, -2 -1 यानी -3 का स्क्वायर यानी कि 9, वो भी पॉजिटिव होगा। तो बच्चों स्क्वायर के केस में खास बात देखने के लिए मिल रही है कि चाहे हम नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x डालें इसमें, चाहे हम पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x डालें इसमें, ये x-1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? स्क्वायर होने की वजह से ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पर -इंफिनिटी से लेकर के +इंफिनिटी तक जितने भी x होंगे वो सारे x इसका क्या होंगे? सॉल्यूशन होंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखिए लिखने का क्या तरीका है, तरीका समझिएगा। पहला तरीका आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x, आप ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग टू -इंफिनिटी से लेकर के +इंफिनिटी तक कोई भी x डालिए, x-1 का होल स्क्वायर पॉजिटिव होगा। लेकिन आपको 0 तो चाहिए नहीं, इसलिए हम 1 को यहाँ पर इस इंटरवल से रिमूव कर देते हैं, क्योंकि 1 डालने पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और कैसे लिख सकते हैं आप इसका आंसर? आप यहाँ लिख सकते हैं x बिलोंग टू ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि सारे रियल नंबर्स क्या मतलब होता है? -इंफिनिटी से +इंफिनिटी के बीच में सारे नंबर्स वो रियल नंबर्स होते हैं एक्सेप्ट 1। एक और बच्चों उसका क्या तरीका हो सकता है लिखने का? इसका तरीका हो सकता है x बिलोंग टू -इंफिनिटी से 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो बेटा अगर हमने जो थर्ड पार्ट का आंसर लिखा है, अगर आप उसको ध्यान दें तो थर्ड पार्ट के आंसर में ना ही 1 इस वाले इंटरवल में इंक्लूड है और ना ही 1 इस वाले इंटरवल में इंक्लूड है। इसका मतलब 1 पहले भी इंक्लूड नहीं था और 1 आखिरी में भी इंक्लूड नहीं है। ये बस लिखने का एक नया तरीका है कंफ्यूज करने के लिए। तो आप किसी भी तरीके से लिखिए, आंसर आपका वही आएगा। तो आपको आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसका और भी एप्लीकेशन आपको बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप समझिएगा, अगर कोई आपके सामने लिख दे कि x-1 की होल पावर 4 ग्रेटर देन 0, तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? आप कहेंगे कि सर जो पावर स्क्वायर के लिए है वही पावर 4 के लिए भी होगा, क्योंकि सर जैसे ही आप यहाँ पर कोई भी x डालेंगे, चाहे आप x डाल दिए -2, चाहे आप x डाल दीजिए -3, चाहे आप इसमें x डाल दीजिए 4, ये x-1 का पावर 4 इवन पावर होने की वजह से ये क्या होगा? सर ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो 1 पे 0 हो जाएगा, 1 को मैं यहाँ से एक्सक्लूड कर दूंगा। उसका आंसर क्या हो जाएगा? x बिलोंग टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1, यानी इसका सॉल्यूशन वही है जो ऊपर वाले का है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग टू -इंफिनिटी से 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो बच्चों ये आंसर बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने ऊपर आंसर लिखा था। चलिए एक और एप्लीकेशन सीख लेते हैं। अगर मान लो बच्चों किसी ने लिख दिया x-1 की होल पावर 4 ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? अब आप कहेंगे सर इसमें तो इक्वल टू 0 भी चाहिए, इसका मतलब यहाँ पर आप कोई भी x डाल दीजिए, ये पॉजिटिव तो होगा ही होगा, और अगर गलती से x इक्वल टू 1 आ गया तो ये 0 हो जाएगा, और 0 अपन लोगों को चाहिए भी। तो इसका सर आंसर हो जाएगा x बिलोंग टू ऑल रियल नंबर्स, जिसको आप लिख सकते हैं x बिलोंग टू -इंफिनिटी से +इंफिनिटी, और यहाँ पर 1 को एक्सक्लूड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें 0 भी चाहिए। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, और इसका आप एक शॉर्टकट रूल भी बना सकते हैं। इसका शॉर्टकट रूल ये होता है कि कभी भी अगर इनइक्वालिटी में इवन पावर के फैक्टर्स आए, तो चलिए हम लोग इसका एक रूल बना लेते हैं और नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं, और आपको सारे नोट्स मैं व्हाट्सएप कर देता हूं। अगर आपका कोई नोट्स लिखना छूट ही जाए तो आपके पास सारे नोट्स आपके पास चले जाते हैं टेलीग्राम के ग्रुप में, जिसमें आप ज्वाइन हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ तक सबको आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम एक रूल बना लेते हैं और क्वेश्चंस को करते हैं। तो मैं नेक्स्ट पेज कंटिन्यू करता हूँ। तो बच्चों देखिए जरा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, लिखा है x-1, x-2, x-3 का होल स्क्वायर
ग्रेटर देन 0। ये है बच्चों अगर आप ध्यान से देखिए, मेरे को उसका सॉल्यूशन सेट निकालना है, तो अब आप अपनी कॉपी में एक रूल भी लिख सकते हैं कि अगर इवन पावर के फैक्टर्स कभी भी इनइक्वालिटी में आ जाए, जैसे पावर 2 में हो, पावर 4 में हो, पावर 100 में हो, तो आपको करना ये होगा सिर्फ कि इवन पावर वाले फैक्टर्स को इनइक्वालिटी से डिस्कार्ड कर देते हैं। क्यों डिस्कार्ड कर देते हैं? क्योंकि वो ज्यादातर पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं हमेशा के लिए। और कोई अगर पॉजिटिव नंबर इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई होता है तो उसको आप मल्टीप्लाई करके इनइक्वालिटी में रखें या ना रखें, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आप क्या कहेंगे? बिकॉज ऑफ x माइनस 3 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये पावर 4 भी हो सकती थी, 6 भी हो सकती थी, 100 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, लेकिन ये इवन पावर फैक्टर होने की वजह से हम लोग क्या कर देंगे? डिस्कार्ड फ्रॉम द इनइक्वालिटी। डिस्कार्ड फ्रॉम इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी because of even power factor, because of even power factor। क्लियर है? ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। और आपको आखिरी में क्या करना पड़ता है? एक क्रॉस चेक करना पड़ता है। आप आखिरी में क्रॉस चेक कैसे करेंगे? डिस्कार्ड करने के बाद आप चेक करेंगे कि अगर आपने डिस्कार्ड किया है तो ऐसा तो नहीं कि आपने जो आंसर लिखा है उस आंसर में 3 आ गया हो। अगर आंसर में 3 आ गया होगा तो आपको उसको रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि 3 क्या हो जाएगा? 3 आने पर, x आने पर ये वैल्यू 0 हो जाएगी और 0 आपको नहीं चाहिए। तो सबसे पहले याद रखिए, जिनको रूल्स याद रखना है कि इवन पावर के फैक्टर्स को इनइक्वालिटी से हमेशा डिस्कार्ड कर देते हैं और लास्ट में क्रॉस चेक करते हैं। क्रॉस चेक कि ऐसा तो नहीं वो जिसको डिस्कार्ड किया है वो वापस आपके आंसर में आ गया। क्योंकि अगर मान लीजिए x इक्वल टू 3 आपके आंसर में आ गया तो x इक्वल टू 3 को आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि x इक्वल टू 3 पर क्या होगा? वो 0 बना देगा आपके आंसर को और आपको 0 नहीं चाहिए। तो बच्चों हम यहाँ पर अभी कई सारे क्वेश्चंस कराएंगे, तो अगर आपको ना समझ में आए तो आप हमसे दोबारा पूछिएगा। तो अब हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जब मैंने इसको डिस्कार्ड किया तो क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से नजर आने लगा, x माइनस 1, x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तो जब मैंने डिस्कार्ड किया तो क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से नजर आने लगा। अब हम क्या करेंगे? अब हम नंबर लाइन बनाएंगे पहले की तरह। देखिए बच्चों, ये मैंने नंबर लाइन बना ली और नंबर लाइन बनाने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने बताया था डेविस कर्व मेथड, उसको आप यूज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो आप क्या करेंगे? दोनों फैक्टर्स को 0 करेंगे। एक बार x की वैल्यू 1 आएगी, 2 आएगी, उसको नंबर लाइन पर अरेंज कर देंगे। और डेविस कर्व मेथड ने क्या बताया था? सबसे पहले यहाँ पे आता है प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, इस तरह से चलता चला जाता है। और जहां पर प्लस होता है वही आपका पॉजिटिव वाला रीजन होता है। तो आपको ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव रीजन कहाँ मिलेगा? वो बच्चों आपको मिलेगा दैट इज माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। तो ये बच्चों आपका आंसर हो गया है। लेकिन आप हमसे कहेंगे कि सर 2 से इंफिनिटी के बीच में 3 आता है, और अगर आप 3 ले लेंगे अपने आंसर में तो 3 जैसे ही ऊपर आपके आंसर में जाएगा, यानी यहां जैसे ही 3 जाएगा तो 3 इसको क्या कर देगा? इसको 0 कर देगा, और 0 तो आपको चाहिए नहीं। इसका मतलब आप अपने आंसर से क्या करेंगे? 3 को एक्सक्लूड करेंगे। तो देखो बेटा, मैंने ये 3 को एक्सक्लूड कर दिया। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे आपने लिखा माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 से 3 यूनियन 3 से इंफिनिटी। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और ऊपर वाले मेथड से भी लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये क्वेश्चन करने का तरीका था। आपको याद रखना होगा कि इवन पावर के फैक्टर्स को हमेशा इनइक्वालिटी से डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा? ओके, तो अभी हम एक और भी क्वेश्चंस कर रहे हैं। अभी काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे तो सभी बच्चों को धीरे धीरे समझ में आएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। यस बेटा, पूछिए। एक बार बैक करेंगे सर। आपने यूनियन 2,3 क्यों लिखा है? 3 तो एक्सक्लूड करना था ना हम लोग को। हाँ, तो 3 बेटा एक्सक्लूड तो है ही, क्योंकि ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है कि वो एक्सक्लूडेड है।
ये बेटा ओपन ब्रैकेट है। ओपन ब्रैकेट में कोई भी पॉइंट अगर हम यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं तो वो पॉइंट एक्सक्लूडेड होता है। जैसे अगर हमने लिख दिया है 2 से 10 तो उसका मतलब ये होता है कि 2 भी इंक्लूडेड नहीं है, 10 भी इंक्लूडेड नहीं है, उनके बीच के नंबर्स इंक्लूडेड है। ठीक है बेटा? ओके, समझ गया। जी सर। ओके गुड। चलो ऐसे ही तुम लोग बच्चों क्वेश्चंस के डाउट्स पूछो तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपको और भी समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा बड़ा कर देता हूं। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 1 x माइनस 8 x माइनस 6 का होल स्क्वायर x माइनस 5 की होल पावर 4 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 3 का स्क्वायर x माइनस 1। ये है बच्चों क्वेश्चन आपका लेस देन 0। तो सबसे पहले आप कहेंगे कि सर क्वेश्चन करने का वही मेथड है, तो उसको हम लोग अप्लाई करते हैं। हमने कहा कैसे अप्लाई करेंगे? तुम कहोगे सर जो इवन पावर वाले फैक्टर है सबसे पहले रूल लगा के उसको इनइक्वालिटी से डिस्कार्ड कर देंगे। तो जैसे सर डिस्कार्ड करेंगे तो सर आपके पास जो क्वेश्चन बचेगा वो सिर्फ इतना बचेगा जो आप हमारी स्क्रीन पे लिख रहे हैं, यानी कि x प्लस 1 x माइनस 8 x माइनस 1 लेस देन 0। ओके इतना क्वेश्चन बचा क्योंकि इवन पावर वाले फैक्टर मैंने डिस्कार्ड कर दिया। अब क्या लगाएंगे सर? सर आप लगाएंगे बेबीज कर्व मेथड। ये देखो बेबीज कर्व मेथड लग गया। मैंने नंबर लाइन अरेंज कर दी। यहाँ पे लिखते हैं प्लस इंफिनिटी और लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं माइनस इंफिनिटी और नंबर्स को अरेंज करते हैं। चलो बेटा तीनों फैक्टर्स को जीरो करो तो एक बार आएगा -1, एक बार आएगा 8, एक बार आएगा 1। तो ये आएगा -1 1 और 8। चलो बेबीज कर्व मेथड यूज करो। सबसे पहले ऐसे लगाते हैं, दिस इज प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। ठीक है? यस बेटा बताइए, कोई बोल रहा है? ओके किसी की आवाज आ रही थी, कुछ बोलना चाहते हो तो बोलो बेटा। यस सर। जी बताइए बेटा। Sir, can you explain me the baby's curve? नहीं बेटा बेबीज कर्व अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। बेबीज कर्व बेटा हम पढ़ा चुके हैं, ये अब एक्स्ट्रा क्लास जो संडे को होगी उसमें एक्सप्लेन कर पाएंगे बेटा। Okay, sir. उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास लगती है, जो बच्चे छूट जाते हैं उनकी बैकअप क्लास लगती है संडे को, उसी में ही पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर आपको बहुत ही जल्दी करना हो, आपको क्या कहते हैं, हो सकता है आप नए बच्चे हो, आपको कम समझ में आया पहले दिन, तो आप एक काम कर लीजिएगा। मेरा जो YouTube पे पिछली क्लास का अपलोडेड लेक्चर है, YouTube पे पिछली क्लास का अपलोडेड लेक्चर है, आप उस अपलोडेड लेक्चर को अगर आप देख लेंगे तो आपको बेबीज कर्व मेथड तुरंत समझ में आ जाएगा। तो आपको सिर्फ पिछली क्लास का अपलोडेड लेक्चर YouTube पे देखना होगा। उसका लिंक आपको क्लास खत्म होते ही मिल जाएगा, क्योंकि क्लास खत्म होती है तो आज का लेक्चर भी वो अपलोड हो जाएगा और वो उसी लेक्चर के नीचे आपके पिछली क्लास का लेक्चर भी लगा होगा। उसको आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और अगर ना समझ में आएगा तो उसकी बैकअप क्लास संडे को होती है। चलिए तो बेटा अब चलो इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। इसका आंसर हम लोग कैसे लिखते हैं? इसका आंसर कैसा चाहिए? लेस देन 0 चाहिए। तो लेस देन 0 इसका मतलब जहां जहां माइनस होता है वही आपका लेस देन 0 होता है। तो हम लोग आंसर लिखते हैं x बिलोंग टू -इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 to 8। ये आपका बच्चों आंसर हो गया। और बच्चों मैंने बताया था आंसर निकालने के बाद आप क्रॉस चेक करेंगे। आप चेक करेंगे कैसा तो नहीं कि किसी पर 0 बन गया हो। आपको कौन कौन से आंसर हटाने पड़ेंगे, आपको चेक करना पड़ेगा। क्रॉस चेक्स x इज इक्वल टू 6 के लिए, क्योंकि आपने x माइनस 6 का होल स्क्वायर हटाया है, x इक्वल टू 5 के लिए, और डिनोमिनेटर में x माइनस 3 का होल स्क्वायर हटाया है, x इक्वल टू 3 के लिए। आपको इन तीनों चेक करने पड़ेंगे कि ऐसा तो नहीं ये तीनों x में से कोई x इसमें आ गया हो। ओके चेक करते हैं। तो तुम कहोगे सर तीनों आ गए हैं, क्योंकि 1 से 8 का जो इंटरवल है ना सर, उस 1 से 8 के इंटरवल में ये तीनों x आ गए। तो आप एक काम करिए, आप अपने आंसर में से ये तीनों x रिमूव कर दीजिए। कौन कौन से हैं? 3, 5, 6 ये रिमूव कर दीजिए, तो आपका आंसर अब सही हो गया। और अगर आप इसको एक और मेथड से लिखना चाहते हैं तो आप एक और मेथड से भी लिख सकते हैं। लिखेंगे x बिलोंग टू
माइनस इंफिनिटी से -1, यूनियन 1 से 3, यूनियन 3 से 5, यूनियन 5 से 6, यूनियन 6 से 8। देखो मैंने एक और तरीके से भी आपका आंसर लिख दिया, और आपके आंसर में 3, 5 और 6 ये तीनों ही इंक्लूडेड नहीं है, तो बस ये एक और आंसर लिखने का स्टाइल था। ओके, तो मैंने आपको काफी देर तक समझा दिया है कि इवन पावर के फैक्टर्स जैसे ही आते हैं उनको इनइक्वालिटी से डिस्कार्ड कर देते हैं और अपने क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे पिछले टर्न पे हम वेवी कर्व मेथड के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। और सॉल्व करने के बाद जिन फैक्टर्स को आपने रिमूव किया है उनको क्रॉस चेक करते हैं। ऐसा तो नहीं कि वही पॉइंट्स आपके आंसर में आ गए हो, तो उनको हम क्रॉस चेक करके रिमूव कर देते हैं। तो अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि हम क्वेश्चन किस तरह से कर रहे हैं। अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। तो ये क्वेश्चन सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल मत घबराइएगा, आपको सिर्फ समझने की कोशिश करनी है। नोट्स आपको मिल जाते हैं क्योंकि जो बच्चे ग्रुप पे जुड़े हैं उनको हम प्रॉपर नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखो। तो बच्चों हमने थोड़ी देर पहले जब क्लास स्टार्ट की थी तो मैंने आपसे पूछा था कि x-1 अगर ग्रेटर देन 0 हो तो आप क्या लिखते हैं? आप लिखते हैं कि इसका सॉल्यूशन सेट होगा x बिलोंग टू 1 से इंफिनिटी, यही तो लिखते हैं आप। लेकिन बच्चों मैंने अभी इवन पावर वाले फैक्टर का डिस्कशन किया था ना बच्चों, अब हम ऑड पावर वाले फैक्टर्स का डिस्कशन करने जा रहे हैं कि हो सकता है आपको कोई ऑड पावर का फैक्टर दे दे, जैसे कि पावर 3, 5, 7, 99, 101, 999। अगर ऑड पावर के फैक्टर्स आएंगे तो उसमें क्या कंसेप्ट लगाया जाता है। चलिए, तो आप क्या करेंगे कि सर आप कहेंगे सर इसको पॉजिटिव दिखाना है, तो हमने कहा पॉजिटिव दिखाओ। कहोगे सर अगर यहाँ पर x 1 से बड़े डालेंगे तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। हमने कहा 1 से छोटे, तुम कहोगे सर 1 से छोटे जैसे डालेंगे तो ये -2, -1, -3 का क्यूब यानी कि -27। इसका मतलब पावर ऑड होने की वजह से माइनस आ गया, इसका मतलब नेगेटिव एक्स इसमें एक्सेप्ट नहीं होंगे। इसका मतलब अगर आप इसका सॉल्यूशन सेट लिखना चाहेंगे तो आप लिखेंगे इसका सॉल्यूशन सेट जो उसको सेटिस्फाई करेंगे। आप लिखेंगे 1 से इंफिनिटी के बीच के सारे एक्स एक्सेप्ट कौन सा एक्स? 1। तो आप कहेंगे क्यों? क्योंकि सर 1 पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और 0 तो हमको चाहिए ही नहीं, इसलिए हमने 1 को हटा दिया। तो हमने कहा बेटा अगर x-1 की होल पावर 5 भी होगी ना तो भी यही आंसर आएगा कि आप 1 से इंफिनिटी के बीच के सारे x लोगे एक्सेप्ट 1। तो तुम कहोगे सर इसका मतलब ये हुआ कि जो पावर 1 के लिए आंसर है वही पावर 3 के लिए, वही पावर 5 के लिए। यस बेटा। तो सर शॉर्टकट का रूल क्या बना? तो सर ये रूल बना कि अगर ऑड पावर के फैक्टर्स आते हैं, जैसे पावर हो गई 3, 5, 7, 9, 13, तो आप क्या करेंगे? ऑड पावर फैक्टर्स को 1 के बराबर एज्यूम कर लेंगे। जो सबसे बिगिनिंग में हमने लिखा है x-1 की पावर 1, आप उसको 1 पावर के बराबर एज्यूम कर लें। तो आपको मैंने 2 रूल सिखा दिए, मैं फिर से रिवीजन करा देता हूं कि अगर इवन पावर के फैक्टर्स आएंगे तो इनइक्वालिटी से डिस्कार्ड कर देते हैं, नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं, आखिरी में क्रॉस चेक करते हैं। और अगर ऑड पावर के फैक्टर्स आएंगे तो उसके लिए तो कोई बहुत आसान तरीका है, कुछ करना ही नहीं है। पावर 5 हो तो भी आप उसको 1 कर दीजिए, पावर 3 हो तो भी आप उसको 1 कर दीजिए, पावर 99 हो तो भी आप उसको 1 की तरह ही ट्रीट करिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे अगर आप अपने इस रूल को एप्लीकेबल करना चाहें तो कैसे एप्लीकेबल करेंगे जरा समझिए। पहले समझिए, ये है आपका क्वेश्चन, x+1 की होल पावर 3, x+5 की होल पावर 4, x-1 की होल पावर 13, x-2 की होल पावर कुछ नहीं है। ठीक, ये बच्चों आपके सामने क्वेश्चन है। जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपका रूल पूरी तरीके से एप्लीकेबल होते हुए दिखाई देगा। तो आप कहेंगे कि सर आपके रूल के अकॉर्डिंग जो ऑड पावर के फैक्टर्स होते हैं उसको हम 1 के बराबर एज्यूम कर लेंगे। तो ऊपर पावर में 1 है
और सर जो इवन पावर के फैक्टर है वो परमानेंट डिस्कार्ड हो जाते हैं। फिर सर हम ऑड पावर के फैक्टर्स फिर से आ गया, उसको फिर से हम 1 कर देंगे, और सर एक x माइनस 2 है ग्रेटर देन 0, यानी सर आपका क्वेश्चन बन गया x प्लस 1 ब्रैकेट x माइनस 1 ब्रैकेट x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तो रूल आप याद रखिएगा कि ऑड पावर फैक्टर बिकम्स इक्वल टू पावर 1 फैक्टर, कि ऑड पावर फैक्टर्स जो होंगे वो पावर 1 की तरह ट्रीट किए जाएंगे। दैट मींस ऑड पावर फैक्टर्स treated as power 1 factor, वैसे ट्रीट किया जाए। उसके बाद जैसे आप सॉल्व करते हैं वैसे आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। ये देखिए आपके सामने अपने नंबर लाइन बना ली, और नंबर लाइन में हमेशा की तरह यहाँ माइनस इंफिनिटी लिखते हैं, यहाँ पे प्लस इंफिनिटी लिखते हैं और अपने आंसर को निकालते हैं। तो बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले 3 फैक्टर्स हैं, सबको 0 करेंगे तो एक बार -1 आएगा, एक बार 1 आएगा, एक बार 2 आएगा। बेबी स्क्वायर मेथड कुछ नहीं होता है, आप बार बार वही काम कर रहे हैं। आखिरी वाले से चालू करते हैं प्लस, फिर चालू करते हैं माइनस, फिर चालू करते हैं प्लस, फिर चालू करते हैं माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, चलता चला जाए। अब आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव आंसर चाहिए तो पॉजिटिव आंसर लिख लीजिए, वो होगा -1 से 1 के बीच में पॉजिटिव साइन है, और 2 से इंफिनिटी के बीच में पॉजिटिव साइन है। अब बच्चों यहां पर आपको एक चीज समझनी होगी कि इवन पावर वाले फैक्टर जिसको आपने डिस्कार्ड किया था, चेक करिए x इक्वल टू -5 पे वो 0 हो सकता है, तो -5 तो कहीं आपके आंसर में नहीं आ रहा है, चेक कर लेते हैं। तो आप कहोगे सर -5 तो आंसर में आ ही नहीं रहा है। अगर -5 आपके आंसर में नहीं आ रहा है तो आपका आंसर पूरी तरीके से फिर सही हो जाएगा, ठीक है ना। सो इसका मतलब यही आपका फाइनल आंसर हो गया, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, क्योंकि -5 इसमें आ ही नहीं रहा है। सर ये पूछ रहा था सर, जैसे x बिलोंग्स टू 1 कॉमा इन्फिनिटी, तो सर मतलब 1 तो सर वैसे भी इंक्लूडेड नहीं है सर, तो मतलब -1 क्यों कर रहे हैं सर? यस बेटा बताइए क्या कह रहे हैं। सर ये कह रहा था सर ये कह रहा था जैसे 1 कॉमा इन्फिनिटी लिखा है, x बिलोंग्स है पिछले एग्जांपल हाँ में, -1 भी दिया है सर, तो मतलब -1 क्यों किया सर? अच्छा 1 और तो इन्फिनिटी एक सेकंड उसको मैं सही कर देता हूँ। जैसे अगर आपने मान लीजिए, क्योंकि कुछ बच्चों को कंफ्यूजन था इसलिए मैंने समझा दिया है, अगर आप गलती से उसको इस तरह से लिखेंगे तो ये देखिए मैं इसको सही कर देता हूँ। अगर आप उसमें 1 को इंक्लूड करेंगे तो आपको 1 को फिर एक्सक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लीजिए, ऐसे है वो, ठीक है ना, क्योंकि कई बच्चों की आदत है क्लोज ब्रैकेट लगाने की और वो एंड पॉइंट्स को इंक्लूडेड समझते हैं, ठीक है ना। तो आप अपने आंसर को इस तरह से लिख लीजिए, ठीक है, तब तो आपको 1 रिमूव करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों की आदत है वो क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं और वो समझते हैं वो पॉइंट इंक्लूडेड। तो अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ओके। तो बेटा अगर जिन बच्चों की पहली क्लास है उनको मैं बता देता हूँ, ये ओपन ब्रैकेट होते हैं, ये क्लोज ब्रैकेट होते हैं। क्लोज ब्रैकेट में जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं, ओपन ब्रैकेट में एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं होते, ठीक है ना। जैसे अगर हमने लिख दिया 2 से 5 तो उसमें मतलब 2 भी इंक्लूडेड है, 5 भी इंक्लूडेड है, और 2 और 5 के बीच के नंबर भी हैं। और अगर हमने ऐसे लिख दिया 2 से 5 तो उसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब हुआ कि इसमें 2 भी इंक्लूडेड नहीं है, 5 भी इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन 2 से 5 के बीच के नंबर इंक्लूडेड है। तो क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड होंगे, और ओपन ब्रैकेट्स का मतलब है इंक्लूडेड नहीं। ओके बच्चों, तो आपको इस सब समझ में आ गया होगा कि मैंने ऑड पावर के फैक्टर्स और इवन पावर के फैक्टर्स को कैसे रिमूव किया। तो इवन पावर वाले फैक्टर्स को इनइक्वालिटी से डिस्कार्ड कर देते हैं और आखिरी में क्रॉस चेक करते हैं, और ऑड वाले पावर वाले फैक्टर्स को पावर 1 की तरह ही ट्रीट करते हैं और नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सारे बच्चों को ये पार्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से इसको किया जा रहा है। तो ये आपके सामने थे क्वेश्चंस, ओके। अब हम देख लेते हैं कि कौन सा देखें। तो मैं पूछना चाहता हूं, मैंने आपको पिछले टर्म पे जो दिया था काम करने के लिए, वो काम करने के लिए ये वाला काम दिया था। देखो इसमें बेटा कौन सा बच्चा कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, ये आपकी स्क्रीन पे मैंने लगाए हैं।
कौन सा क्वेश्चन बेटा आप पूछ रहे थे पहले का? कोई बच्चा था ना, किसी को डाउट्स थे क्वेश्चंस में, आपने क्वेश्चंस लगाए होंगे। ओके, तो आप लोग यानी घर पे क्वेश्चंस लगाया करिए, क्वेश्चंस लगाएंगे तभी आपको डाउट्स बनेंगे। सर क्वेश्चन फर्स्ट का एस सर। क्वेश्चन फर्स्ट का एस पार्ट, तो एस ओके, क्वेश्चन फर्स्ट का एस पार्ट। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन है जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, जरा तुम ध्यान देना। यही वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये देखो, ये बेटा ये है जिसमें मैंने अभी ग्रीन कलर चलाया है। यस सर। यही है, ठीक है। ओके बेटा, यस सर। तो ठीक है बेटा, मैं क्वेश्चन तुमको ये बता देता हूँ, देख लो। तो उसको मैं ओके, तो तुम लोग लिख के भेजा करो, अब मेरे को ये अलग से नोट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, कहाँ गया, x प्लस 1 x माइनस 1 x। ये क्वेश्चन तो काफी इजी है, चलो मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ। तो क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखता हूं मैं, क्वेश्चन है x माइनस 1, दूसरा ब्रैकेट क्या था, x स्क्वायर माइनस 4, और नीचे क्या है, x प्लस 7 x प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 0। तो बेटा ये क्वेश्चन है, ये मैंने आपकी स्क्रीन पे डाल दिया है। अब आप इसका सॉल्यूशन आराम से देखिए, जिसका भी ये डाउट है। तो बेटा इसको करने के लिए सबसे पहले हमने बेटा लिखा इसको x माइनस 1, फिर ये बेटा x है, अगर जो x है उसको आप x माइनस 0 भी लिख सकते हैं, जो दूसरा x है उसको आप x माइनस 0 भी लिख सकते हैं, और बेटा ये हो गया x प्लस 2, और ये हो गया x माइनस 2, और बेटा जो नीचे वाला फैक्टर है आप उसको लिखिए, नीचे वाला फैक्टर क्या है, x प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 0। ये आपका बेटा है। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, अब आप एक नंबर लाइन बनाएंगे। ये देखिए आपकी बेटा ये नंबर लाइन बन गई। नंबर लाइन बनने के बाद आप अपने क्वेश्चन को करते चले जाइए। यहाँ होगा प्लस इंफिनिटी और यहाँ होगा माइनस इंफिनिटी। चलिए बच्चों, सारे क्रिटिकल पॉइंट लिखिए। सारे क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या होंगे, एक आएगा बेटा -7, फिर आएगा बेटा -2, फिर आएगा बेटा 0, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2। तो बेटा देखो यहां से आया आपका, आप क्लियर कट समझ गए होंगे, यहां से आएगा -7, इसको 0 करेंगे, इसको 0 करेंगे तो बेटा यहाँ से 1 आएगा, इसको 0 करेंगे तो 0 आएगा, इसको 0 करेंगे -2 आएगा, इसको 0 करेंगे तो 2 आएगा। तो सारे पॉइंट्स मैंने अरेंज कर दिए आपके नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़े में ही नंबर अरेंज होते हैं, तो मैंने कर दिया। अब बेटा बेबीज कर्व मेथड लगाते हैं, लगाइए जैसे आपको लगाना सिखाया है, लगाओ बेटा जैसे लगाना सिखाया है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये बेटा हमने लगा दिया। अब लगाने के बाद बेटा क्या करेंगे, हम इसका आंसर लिखते हैं। आंसर में क्या चाहिए, लेस देन 0 और इक्वल टू 0। चलो पहले लेस देन 0 सोच के लिखते हैं। तो लेस देन 0 आपका होगा -इंफिनिटी से -7 यूनियन -2 से 0 यूनियन 1 से 2 यूनियन 1 से 2। अब आपको क्या करना है बेटा, अब आपको चेक करना है कि ये 0 कहां पर होगा, वो पॉइंट्स आपको इंक्लूड करने हैं। तो 0 जहां पर हो वो पॉइंट्स आप इंक्लूड करेंगे। तो वो पॉइंट्स इंक्लूड करने के लिए मैं क्लोज ब्रैकेट लगाऊंगा। तो बच्चों ये जो है याद रखिएगा कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं करना होता है। अगर आप किसी भी फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 कर देते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर 0 कर देते हैं, तो कोई भी रियल नंबर अगर डिनोमिनेटर 0 है तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो कभी भी आप डिनोमिनेटर 0 नहीं करेंगे, यानी कि -7 आपने आंसर में नहीं लेंगे, क्योंकि -7 लेते ही आपका आंसर 0 में नहीं बल्कि अनडिफाइंड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। न्यूमिनेटर आप 0 कर सकते हैं, तो आपका 1 पे 0 हो सकता है, तो 1 पे ये देखो बच्चों मैंने क्लोज ब्रैकेट लगा दिया। 2 पे 0 हो सकता है, तो देखो मैंने 2 पे क्लोज ब्रैकेट लगा दिया है, ठीक है। -2 पे 0 हो सकता है, -2 पे मैंने क्लोज ब्रैकेट लगा दिया है, और 0 पे 0 हो सकता है, तो मैंने 0 पे भी क्लोज ब्रैकेट लगा दिया है। तो बच्चों अब आपका फाइनल आंसर आपके सामने है, उसको हम दोबारा लिख देते हैं। x बिलोंग टू -इंफिनिटी से -7 यूनियन
-2 से 0 यूनियन 1 से 2। तो बच्चों ये आपका आंसर फाइनल आ गया। तो आई होप जिसने ये डाउट पूछा होगा उसको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये मैंने क्वेश्चंस दिए थे आपको होमवर्क में करने के लिए। तो जिन बच्चों ने क्वेश्चंस किए होंगे उन्हीं को ही डाउट आए होंगे। डाउट तभी आ सकते हैं जब आप क्वेश्चंस करेंगे, वरना डाउट आपके कभी क्रिएट नहीं होंगे, वरना आपको हमेशा लगेगा सब आता है, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। चलिए ठीक है, तो आपको ये मैंने काफी देर तक समझा दिया है। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कहाँ पर थे हम लोग, वहीं पे वापस चलते हैं। तो हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे थे वो यहाँ पर थे। ये क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया था। अब बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास, और आपको और भी कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं आपको और भी समझना होगा। आइए बच्चों, सबसे पहले आज हम लोग एक छोटा सा एक ग्राफ समझते हैं। वो ग्राफ है वही ग्राफ जो आप लोग काफी टाइम से पढ़ते चले आ रहे हैं, या आपने सुना भी होगा। जैसे कोई बच्चों ने सुना है कि मॉडुलस ऑफ -2 क्या होता है, 2 होता है। ये बच्चों को पता है कि मॉडुलस के अंदर अगर कोई भी चीज आ जाती है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव आप लिखें। और अगर पॉजिटिव नंबर होगा तो उसका रिजल्ट तो पॉजिटिव होता ही होता है। लेकिन अगर आप कोई भी मॉडुलस के अंदर नेगेटिव नंबर डाल देते हैं तो उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव होता है। यानी आज हम लोग जनरल इंटरप्रिटेशन देखने जा रहे हैं मॉडुलस का। तो बच्चों मैं आपके सामने ग्राफ बनाना चाहता हूं y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का। तो ये आप पहली बार देख रहे हैं कि किसी भी फंक्शन का मॉडुलस कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, यहां से आपको समझना होगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले इसको डिफाइन करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इसको डिफाइन करेंगे कि कैसे डिफाइन करते हैं मॉडुलस को। मॉडुलस को समझिए बच्चों, कैसे डिफाइन करते हैं, ये आपके लिए एकदम नया होगा। आपको हमेशा बोलना होगा कि अगर मॉडुलस के अंदर का नंबर पॉजिटिव है, पॉजिटिव 0 भी एक पॉजिटिव नंबर होता है। अगर मॉडुलस के नंबर का अंदर अगर नंबर पॉजिटिव है तो उसका मॉड पॉजिटिव साइन से ओपन होगा। लेकिन अगर मॉडुलस के अंदर का नंबर नेगेटिव है तो उसका मॉड नेगेटिव साइन से ओपन होगा। तो बच्चों यहाँ पर समझना होगा कि किसको किसको समझ में नहीं आया। ओके, तो आकर्षण आपकी तरफ से काफी आवाज आ रही थी बेटा, अपने आप को म्यूट करके रखो। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले अभी आपको समझाया है y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। ये सभी बच्चों के लिए नए हैं, नया है जो पहली बार देख रहे हैं। y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x आपको हमेशा की तरह बोलना होता है, हमारी तरह जैसे आप बोलेंगे। आप कहेंगे कि अगर मॉड के अंदर का नंबर पॉजिटिव है तो आपका मॉड पॉजिटिव साइन से ओपन होगा। मॉड के अंदर का नंबर अगर नेगेटिव है तो आपका मॉड नेगेटिव साइन से ओपन होगा। अब एक बच्चे का मैसेज आया है हमारे पास, सर आपने तो बताया कि मॉडुलस का रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो सर फिर आपने -x क्यों लिख दिया। तो देखो बच्चे, जो आपने पूछा है कि x लेस देन 0 है, x लेस देन 0 का मतलब बेटा क्या होता है, 0 से छोटे x। 0 से छोटे x क्या होते हैं, -1, -2, -3, -4। तो बेटा ये जो x है ये कैसा है, नेगेटिव है, और हमें इसको क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। तो किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम उसमें क्या मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का। ये देखो हमने इसलिए बाहर माइनस मल्टीप्लाई करके रखा है ताकि ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाए, प्लस हो जाए। इसलिए बच्चों हम दोबारा आपको समझाते हैं कि कभी भी आपको अगर y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x दे दिया जाए तो उसका बच्चों क्लियर कट मतलब होता है कि y इज इक्वल टू, ये कैसे डिफाइन किया जाता है, ये y इज इक्वल टू x होगा अगर मॉड के अंदर का नंबर पॉजिटिव है और मॉड के अंदर का नंबर नेगेटिव है तो ये -x हो जाएगा, क्योंकि आपको y को ऑलवेज पॉजिटिव रखना है। तो ये बच्चों बात तो आपको क्लियर होनी चाहिए कि माइनस दिखने का ये मतलब नहीं है कि वो नेगेटिव हो गया, आपने उसको पॉजिटिव बनाने के लिए नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई किया क्योंकि वो पहले से ही नेगेटिव था। ठीक है, ओके। अगर आपको ये बात ऊपर मेरी स्क्रीन पे समझनी है तो आप फिर से समझ लीजिए। देखो बच्चों, अगर हमने लिखा मॉड ऑफ -2 तो इसका रिजल्ट आप क्या लिखते हैं, इसका रिजल्ट लिखते हैं माइनस ऑफ -2, यानी कि आप 2 लिख रहे थे
और वो 2 कैसे आ रहा था? आपने कहा था मॉड के अंदर का जो नंबर है ना वो पहले से ही माइनस है, तो उसका मॉड आपने किससे ओपन किया? उसका मॉड आपने नेगेटिव साइन से ओपन किया, तो वो ऑटोमेटिक क्या हो गया? प्लस हो गया। ये बात आपको यहाँ से ऊपर वाली स्क्रीन से समझ में आनी चाहिए कि अगर मॉड के अंदर का नंबर नेगेटिव होगा तो वो उसका मॉड नेगेटिव साइन से खुलेगा और वो ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसको थोड़ा सा सही ढंग से लिख देते हैं क्योंकि मैंने काफी सारा लिख दिया है, तो दोबारा हम इसको साफ सुथरा लिख देते हैं। तो ये मैंने दोबारा आपके सामने साफ सुथरा वैसे ही एज इट इज लिख दिया है। तो ये होती है डेफिनेशन मॉड। तो आपको याद रखना होगा अगर x पॉजिटिव है, मॉड के अंदर का नंबर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन से ओपन होगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन से ओपन होगा। अब बच्चों हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। आइए ग्राफ बनाते हैं y इज इक्वल टू मॉड x का। अगर आपने ग्राफ बनाना आता हो तो ग्राफ काफी आसान काम होता है बच्चों, आप खुद से भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप एक एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ये आपकी y एक्सिस है और ये आपकी x एक्सिस है। ये है बच्चों x एक्सिस और y एक्सिस। x एक्सिस और y एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट को आप ओरिजिन कहते हैं। 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -4। चलिए बच्चों ग्राफ बनाते हैं। तो बच्चों आप कहेंगे सर सबसे पहले y इक्वल टू x का ग्राफ बनाइए। तो हमने कहा y इक्वल टू x का ग्राफ क्या होता है पता है आपको? तो आप कहोगे सर y इक्वल टू x का ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है, ये होता है पूरा ग्राफ, होता है कि नहीं होता है? लेकिन आप कहेंगे सर आप y इज इक्वल टू x का ग्राफ उतने रीजन में बनाएंगे जब x क्या हो आपका? पॉजिटिव हो। और x आपका पॉजिटिव कहां पर है? यहां पर है ना पॉजिटिव, तो इतने रीजन में ही आप y इक्वल टू x का ग्राफ बनाएंगे। आप नेगेटिव x वाले में उसका ग्राफ नहीं बनाएंगे। इसका मतलब आप इतना पार्ट रिमूव कर दीजिए, क्योंकि y इक्वल टू x का ग्राफ आपको तभी बनाना है जब x पॉजिटिव हो। और x आपका बच्चों कहां पे पॉजिटिव है? यहां पे पॉजिटिव है। अब क्या करेंगे? अब आप बच्चों y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ बनाते हैं। अब बच्चों y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ बनाएं। ये होता है y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ। लेकिन फिर से वही बात आ गई, y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ आपको कहां बनाना है? जब बच्चों x नेगेटिव हो। तो बच्चों x नेगेटिव आपका कहां पर है? यहाँ पर है आपका बच्चों x नेगेटिव। तो इतने रीजन नहीं आपका ग्राफ बनेगा। तो जब x लेस देन 0 हो तभी आप y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ बनाएंगे। इसका मतलब बच्चों आप पॉजिटिव रीजन वाला ग्राफ हटा देंगे। इसका मतलब अभी जो आपके सामने ग्राफ बन के आया है यही y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ होता है। तो बच्चों आपके सामने मैंने y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ बना दिया है। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड x। इसमें इक्वेशंस की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। इक्वेशंस की डेफिनेशन होती है, इसकी होती है y इज इक्वल टू x और इसकी डेफिनेशन होती है y इज इक्वल टू माइनस x। ठीक है, तो y इक्वल टू x तब है जब x पॉजिटिव है यानी राइट हैंड साइड में, y इक्वल टू माइनस x इसका मतलब जब x नेगेटिव है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में। ओके, तो मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम आपको इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी बच्चों को ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। मैं पूछ लेता हूं सबसे। तो 14 स्टूडेंट्स, आकर्षण, आशु, आशी, देवांश, मानसी, मोहम्मद, निखिल, प्रिया, ऋषि, रिश्ता, साक्षी, श्लोक। ओके, किसी को कुछ पूछना हो तो हमसे पूछे। तो इससे हम पूछ लेते हैं। रिश्ता, तुमको बेटा समझ में आ रहा है? तुम्हारी आज फर्स्ट क्लास है, तुम्हें कुछ समझ में आया? ओके रिश्ता, रिश्ता बेटा एक तुम्हारी आवाज तो लैग कर रही है मेरे ख्याल से, देख लेना तुमको एक वाईफाई लगवाना पड़ेगा, क्योंकि जब वाईफाई होगा तो ही उससे यहाँ से आप प्रॉपर पढ़ सकते हैं। आपका नेट होना चाहिए, आपके पास एक प्रॉपर नेट, तभी आप ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं। वरना आपको स्पीड कम हो जाएगी या तो आपको हमारी आवाज लैग करके सुनाई देनी पड़ेगी। ओके ठीक है, निखिल आपको कुछ समझ में आ रहा है बेटा? निखिल? यस सर। ओके,
और कौन है? निखिल हो गया, ठीक है, सबको आ रहा है, ठीक है, ओके बेटा। ओके आशी बेटा, आपको समझ में आ रहा है? आशी, यस सर। ओके आशी, आप कौन से स्कूल में हो बेटा? सर जागरण पब्लिक स्कूल कन्नौज। अच्छा, जागरण पब्लिक स्कूल में हो, ठीक है बेटा। ठीक है, तो सबको ये y इज इक्वल टू मॉड x या मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ सभी बच्चों को क्लियर है? ओके, अब हम लोग यहाँ पर जो मॉडुलस मैंने आपको समझाया है इसके एक दो क्वेश्चंस भी करके देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस इसके करके देख लेते हैं। जैसे एक बेसिक सा क्वेश्चन है, जैसे आपके सामने कभी भी कोई इस तरह से क्वेश्चन दे दे, जैसे किसी ने दे दिया मॉड x इज इक्वल टू 5, तो आपसे पूछेगा तो बताओ x क्या क्या हो सकता है। जैसे अगर आपसे कोई दे दे कि अगर मॉड x 5 है तो आपसे पूछा कि x क्या क्या हो सकता है, आप क्या बताएंगे? बताइए भाई, अगर मॉडुलस ऑफ x 5 है तो x क्या क्या हो सकता है? तो आप कहेंगे कि सर मॉडुलस ऑफ x 5 है, तो आप इसका आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं कि x प्लस 5 भी हो सकता है और माइनस 5 भी हो सकता है। तो आपको याद रखना होगा कि x की जगह अगर मॉडुलस के अंदर प्लस 5 लिखेंगे तो भी 5 आएगा, माइनस 5 लिखेंगे तो भी 5 आएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया। बल्कि आप ये एक रूल बना लीजिए, इसको एक रूल की तरह अपनी कॉपी में लिख दीजिए कि कभी भी मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू a होता है तो आप x इज इक्वल टू प्लस माइनस a लिख सकते हैं, और कुछ काम नहीं होता, बहुत ही आसान होता है, बस इतना सही काम करना होता है। तो उसको मैं लिख देता हूं बॉक्स के अंदर कि अगर मॉड x a होता है तो x की वैल्यू प्लस माइनस a होती है, मतलब x प्लस a भी हो सकता है, माइनस a भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, छोटा सा काम था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना है, सबके ऊपर सॉल्व लिखते चले जाइएगा। अगर किसी ने दे दिया मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू -2, तो आप कैसे करेंगे? तो आप कहेंगे सर किसी भी नंबर का जो मॉडुलस होता है सर वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, लेकिन ये पॉजिटिव ना हो करके कैसा हो गया है सर? नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे सर नो सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर का मॉडुलस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता है। तो उसका मतलब यहाँ पर कैसा सॉल्यूशन आएगा? नो सॉल्यूशन। कैसा आप लिखेंगे? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन को बच्चे सेट की लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? x बिलोंग टू 5, मतलब नो सॉल्यूशन, नल सेट, एम्प्टी सेट, वाइड सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर लिखते हैं हम मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो आप कैसे लिखेंगे? ओके सर, अभी तो आपने बताया था कि अगर मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू a होता है तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस a होता है। इसका मतलब एक बार x माइनस 1 को 3 कर देंगे और एक बार x माइनस 1 को माइनस 3 कर देंगे। तो सर यहाँ से x की वैल्यू 4 आएगी और x की वैल्यू यहाँ से आएगी -3 प्लस 1, दिस इज -2। इसका मतलब आपका आंसर आ गया x इज इक्वल टू -2 एंड 4, आ गया आपका आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किसी ने मान लो इस तरह से दे दिया, मॉड के अंदर लिखा है 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन है बच्चों का, किसी नंबर का मॉडुलस 1 के इक्वल है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? किसी नंबर का मॉडुलस 1 के इक्वल है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप कहेंगे सर अभी तो आपने बताया था कि किसी नंबर का मॉडुलस अगर 1 के इक्वल हो तो वो नंबर बराबर प्लस माइनस 1 करेंगे। यस, तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू एक बार 1 लेंगे और 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1 लेंगे। इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और आपका आंसर निकल आएगा। तो सॉल्व आप खुद कर लीजिएगा, जैसे मैं एक बार आपको लिख के देता हूं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इसको सही ढंग से लिखिए। कैसे लिखेंगे? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, आप काम कर लीजिए माइनस इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको एक बढ़िया सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आने लगेगी। ठीक है, तो
ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ से आप x निकाल सकते हैं। उसके बाद ऐसे ही दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको भी सॉल्व कर लीजिए, वहां से भी x निकल आए। अगर आपसे फैक्टर ना हो पाए तो याद लिख लीजिएगा, फैक्टर अगर ना हो पाए तो आप धराचार्य फॉर्मूला यूज करके फैक्टर्स अपने निकाल सकते हैं। कहीं पे भी अगर किसी बच्चे को फैक्टर्स निकालने ना आते हो तो वो धराचार्य फॉर्मूला यूज करके फैक्टर्स अपने निकाल सकता है। तो मेरे ख्याल से अगर हम इस इक्वेशन को चेक करें तो उसका डी क्या आ रहा है, डी चेक करो बेटा, डी डिस्क्रिमिनेंट, तो डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके, बीच बीच में ऐसे बोलते रहा करो, समझ नहीं पाते। ओके, मैं देख लेता हूँ। ओके, सारे बच्चे मौजूद हैं, ठीक है। ओके, तो अगर हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं तो हमको नेचर ऑफ रूट्स का पता पड़ता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बेटा अगर आप डी देखिए यहाँ से तो डी आपका नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, पहले वाले से यहाँ से तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला। दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं, आइए दूसरे वाले को सॉल्व करें। हाँ, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये सभी बच्चों को क्लास 10th में पढ़ाया जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव होगा, ठीक है, तो ये भी नेगेटिव होगा। तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को यहाँ पर समझ में आ गया है कि किस तरह से किया गया है क्वेश्चन। तो यहाँ से भी आंसर आपका क्या आएगा, x बिलोंग टू 5, ठीक है। तो इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। सभी बच्चों को ये बात क्लियर हो गई? तो सभी बच्चों को क्लियर हो गई, इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे मिलके निकालेंगे और मेरे को बताएंगे कि आंसर क्या आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, तो सभी बच्चों को करना है। मैं पेजेस पहले क्रिएट कर लूं। ओके, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप लोग को मिलके करना है और आप बताएंगे इसका आंसर क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मॉड ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 2, सॉल्व फॉर x। यहां से आपको x निकालना है। सभी बच्चे यहां से x निकालिए। मॉड ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 2, यहां से बच्चों x निकालिए आप लोग। जिसका आंसर आ जाए मेरे को बताएं, मैं वेट कर रहा हूं और सभी बच्चों से देखता हूं कौन कौन सा बच्चा है यहाँ पर। ओके, रिशिता तुमको अगर समझ में आया हो तो बेटा इसका आंसर निकालो। मॉड ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 2। मानसी आपको समझ में आया हो तो आप बेटा इसका आंसर निकालिए बेटा। आकर्षण आप आंसर निकालिए बेटा, बताइए जल्दी से क्या आंसर आ रहा। साक्षी आप बताइए आंसर। तो किसी बच्चे का आंसर आए तो मेरे को तुरंत बताए। Sir, x is equals to 1 and under root 1 upon 5. यस सर। ओके, ठीक है, आपका आंसर तो लगभग सही आ रहा, मैं सॉल्व कर देता हूँ। इसके बच्चों 2 आंसर आएंगे और आपको जरूरत पड़े तो आप हमको बताइए, हम सॉल्व कर दें। इसके मेरे हिसाब से शायद 2 आंसर आ रहे हैं। एक आ रहा है x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 और एक आंसर आ रहा है प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 5। तो ये बच्चों आंसर आ रहे हैं इसके। तो सॉल्व करना बेहद आसान है। 2 आंसर आ रहे हैं इसके, प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस रूट 5।
तो सॉल्व करने का तरीका काफी आसान है, सभी बच्चे जानते हैं कि 5x² - 3 = ±2 लिखा होगा। एक बार आप इसको 2 कर दीजिएगा और एक बार आप इसको -2 कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल आएगा। ओके, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, किसी को जरूरत नहीं है मेरी। ठीक है बच्चों, सबको क्लियर है? क्लियर है ना सबको? Yes, sir. ओके, तो मैं क्वेश्चन का पैटर्न, हाँ ओके, क्वेश्चन का पैटर्न मैं बदल देता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोग करेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है। क्वेश्चन है x-1 पे मॉड है, फिर x-3 पे मॉड है = 2। ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन वही है, सॉल्व फॉर x। आपको सॉल्व करना है कि यहाँ पे कि x क्या आएगा। मॉड ऑफ x-1 प्लस मॉड ऑफ x-3 = क्लियर है आपको 2। ये है, तो कैसे करेंगे आप समझिए भाई। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर आपको क्लियर कट नजर आ रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर दो नंबर्स पे मॉड है, एक x-1 पे भी मॉड है और एक x-3 पे भी मॉड है। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चंस को करने का आप कंसेप्ट समझ लीजिए पहले, फिर उसके बाद आप करिएगा अपनी कॉपी में। जब दो मॉड होते हैं तो बेटा आप सबसे पहले दो नंबर लाइन बनाते हैं, एक पहले वाले मॉड के लिए और एक दूसरे वाले मॉड के लिए, तभी हमको ये बात क्लियर हो पाती है। ठीक है बच्चों, तो देखिए कैसे बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं देखो बच्चों, सबसे पहले आप पहले वाले के लिए मॉड कैसे बनाएंगे। आप कहेंगे कि अगर पहला वाला मॉड जो है x-1 पे है, तो मैंने आपको सिखाया था कि अगर 1 से बड़े x पढ़ेंगे तो ये पहला वाला मॉड ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और 1 से छोटे x पढ़ेंगे तो पहला वाला मॉड नेगेटिव साइड से ओपन होगा। तो इस तरीके से मैं दिखाता हूँ, ये सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए कि मैं क्या यहाँ पे बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। मैं दोबारा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जरा यहाँ पे देखिए, मैंने पहले वाले मॉड के लिए एक नंबर लाइन यहाँ पे आपके सामने लगाई है, और सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि अगर उसमें 1 से बड़े x डालेंगे तो वो मॉड पॉजिटिव साइन से खुलेगा, अदरवाइज मॉड वो नेगेटिव साइन से खुलेगा। अब बेटा दूसरे वाले मॉड के लिए हम कंसिडर करते हैं, उसका क्रिटिकल पॉइंट 3 है। अगर हम दूसरे वाले मॉड में 3 से बड़े x डालेंगे तो उसका मॉड पॉजिटिव साइन से खुलेगा, और 3 से छोटे x डालेंगे तो उसका मॉड नेगेटिव साइन से खुलेगा। ठीक है ना, क्योंकि ये बात आपको मैं क्लियर कर चुका हूं कि ये किस तरह से होता है। तो ये अभी मैंने सामान्य सिर्फ एक नंबर लाइन बनाई है सामान्य सी, और मैं आपको मॉड की ओपनिंग समझा रहा हूं कि अगर x मतलब x अगर 1 से बड़ा होगा तो मॉड पॉजिटिव साइन से खुलेगा क्योंकि वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और x अगर 1 से छोटा होगा, जैसे 1 से छोटा क्या होगा, मान लीजिए आपने -2 डाल दिया तो -2 - 1 एक नेगेटिव नंबर हो गया ना, तो उसका मॉड नेगेटिव साइन से खुलेगा क्योंकि हमने उसको पॉजिटिव बनाना है। तो अभी हमने आपको थ्योरी में बताया था, लेकिन अगर आप थ्योरी भूल गए हैं तो आप ऐसे याद रखिए कि 1 से बड़े x डालेंगे तो मॉड पॉजिटिव साइन से खुलेगा, छोटे डालेंगे तो नेगेटिव साइन से खुलेगा, और एज इट इज 3 के लिए। अब बेटा अब आपको यहाँ पे क्लियर कट एक समझ में आएगा पैटर्न कि यहाँ पर एक रीजन बन गया है, एक रीजन बन गया है 1 से छोटा, और एक रीजन बन गया है 1 से 3 के बीच में, और एक रीजन बन गया है 3 से बड़ा। ये 3 रीजन आपके सामने बनके क्रिएट हो गए इन दो मोड्स की तरफ से। तो बेटा सबसे पहले हम इनको कैसे करते हैं, हम पहला केस कंसिडर करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं कि अगर x आपका 1 से छोटा है, तो बच्चों अगर x 1 से छोटा होगा तो आपका मॉड, दोनों मॉड नेगेटिव साइन से ओपन होंगे। तो चलो नेगेटिव साइन से ओपन करो, तो बच्चों पहला वाला मॉड भी नेगेटिव साइन से ओपन होगा, तो हो जाएगा माइनस टाइम्स x-1, और बच्चों दूसरा वाला मॉड भी नेगेटिव साइन से ओपन होगा = 2। ठीक है, तो यहां से बच्चों अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -x + 1 -x + 3 = 2, और बच्चों जब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा -2x + 4 = 2, और बच्चों उसको और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -2x = -2,
और बच्चों कॉल करेंगे तो यहाँ जाएगा x इज इक्वल टू 1। तो बच्चों यहाँ से क्या आया, x इक्वल टू 1। तो अब आप चेक करिए आपने एज्यूम क्या किया था बच्चों, जरा इधर ध्यान से देखो, आपने एज्यूम क्या किया था कि आपने x क्या लिया है, लेस देन 1। जब x लेस देन 1 है तो आपका आंसर क्या आ रहा है, x इक्वल टू 1 आ रहा है। तो x इक्वल टू 1 तो आपने जो एज्यूम किया उसमें है ही नहीं, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 1 आपने थोड़ा ना लिखा है, आपने लेस देन 1 लिखा है। तो x इक्वल टू 1 तो आपका सॉल्यूशन हुआ ही नहीं। इसका मतलब पहले केस में क्या लिखेंगे आप, नो सॉल्यूशन, क्योंकि पहले केस में आपके पास कोई भी x नहीं निकल के आया 1 से छोटे रीजन में। अब आप दूसरा केस सॉल्व करिए। दूसरा केस देखो बच्चों कैसे करते हो। अब आपको बच्चों क्या करना होगा कि आपका जो रीजन है वो सेकेंड रीजन है। देखो बच्चों यहाँ पे 3 रीजन है, एक 1 से छोटा, एक 1 से 3 के बीच में और एक 3 से बड़ा। तो तीनों रीजन एक एक करके कंसिडर करने पड़ते हैं जब मॉड 1 से ज्यादा होते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो अब बच्चों हम लोग पास क्या है, हमारे पास रीजन है 1 से 3 के बीच। तो बच्चों ये है रीजन आपका 1 से 3 के बीच में। और बच्चों याद रखो कभी भी x ग्रेटर, x के ऊपर ग्रेटर का साइन आए तो ग्रेटर पे आपको हमेशा इक्वालिटी भी लेनी होती है। याद रखिए कभी भी आप अगर इस तरह से लिखेंगे x ग्रेटर देन 0 तो वहां पे ग्रेटर और इक्वल टू भी होता है। मतलब आपको ध्यान रखना होगा कि x पर जब जब ग्रेटर का साइन आएगा तो वहां पे इक्वल का साइन भी आएगा, और अगर x पे लेस देन का साइन आता है तो वहां पे इक्वल का साइन नहीं लेते इन केस ऑफ मॉड। तो मॉड के केस में आपको ध्यान रखना होगा जब भी x पे ग्रेटर का साइन आएगा तो आपको वहां पे इक्वल का साइन भी कंसिडर करना पड़ता है, जैसे मैंने अभी आपके सामने किया। ये देखिए सेकंड केस में, सेकंड केस में देखिए मैंने जैसे ही मैंने अभी आपको बताया कि x पे ग्रेटर का साइन आएगा तो ग्रेटर वाले साइन पे आपको इक्वल का साइन भी लेना पड़ता है। ओके बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, सेकंड रीजन ले चुके हैं 1 से 3। तो 1 से 3 के बीच में आप समझ गए हैं ऊपर वाला मॉड पॉजिटिव साइन से खुलेगा और नीचे वाला मॉड नेगेटिव साइन से खुलेगा। तो ये वाली नंबर लाइन किस मॉड की है, x-1 की, और ये वाली किसकी है, x-3 की। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि दोनों नंबर लाइन किसकी किसकी है। तो ऊपर वाला मॉड जब पॉजिटिव साइन से खुलेगा तो x-1 रहेगा, नीचे वाला मॉड नेगेटिव साइन से खुलेगा तो वो माइनस टाइम्स हो जाएगा, यानी कि -x+3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आप ध्यान से एक चीज सीखेंगे कि यहाँ पर क्या आ गया है, यहाँ पर बच्चों आ गया है 2 = 2। तो बच्चों ध्यान रखो कभी भी अगर आपका सॉल्यूशन इस तरह से आ जाए जो x से इंडिपेंडेंट हो, जैसे 2 = 2, 3 = 3, 5 = 5, तो ऐसे केस में ये जो आपका आंसर होता है वो एक आइडेंटिटी बन जाता है। आइडेंटिटी मतलब कैसे, यहां पर हम कह रहे हैं x की कोई भी वैल्यू डालो हर बार 2 = 2 आएगा। इसका मतलब जो आपका सॉल्यूशन होगा ये पूरा रीजन बन जाएगा 1 से 3 के बीच का, क्योंकि कभी भी जो आइडेंटिटी होती है फिर उस इंटरवल के जो भी x होते हैं वो सारे x के लिए ट्रू हो जाती है, क्योंकि चाहे 2 = 2 आ जाए, 3 = 3 आ जाए, 4 = 4 आ जाए, इसका मतलब उस इंटरवल में ये एक आइडेंटिटी बन जाता है। आप कोई भी x डालिए वो सारे x के लिए एक्सेप्टेड होगा। जैसे आप यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ पर -x+x क्या हो जाते हैं, बार बार कैंसिल हो जाते हैं। तो ये x से इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब ये आइडेंटिटी बन चुका है, और आइडेंटिटी उस इंटरवल में जितने भी x होंगे वो सारा इसका सॉल्यूशन बन जाएंगे। तो बेटा सी बी पार्ट का आपका आंसर मैंने लिख दिया है, x बिलोंग टू 1 से 3, ये पूरा आपका सॉल्यूशन सेट हो गया। नेक्स्ट बच्चों अब आप लिखेंगे x ग्रेटर और इक्वल टू 3। जब आप x ग्रेटर और इक्वल टू 3 लिखेंगे तो आपका थर्ड वाला रीजन है उसमें सब कुछ पॉजिटिव है। ये देखिए बच्चों ये थर्ड वाला रीजन, इसमें सब कुछ पॉजिटिव है, इसका मतलब पहला मॉड भी पॉजिटिव साइन से खुलेगा और बच्चों दूसरा मॉड भी पॉजिटिव साइन से खुलेगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये 2x - 4 = 2 हो जाएगा, यानी 2x = आ जाएगा 6, इसका मतलब x = आ जाएगा यहाँ से 3, और 3 आपके पास है, यस ग्रेटर और इक्वल टू 3 में 3 भी इंक्लूडेड है, इसका मतलब आपका आंसर आ गया 1 से 3 भी आंसर है और 3 भी है। तो बच्चों आपका हम फाइनल आंसर लिख देते हैं, आपका बच्चों फाइनल आंसर हो गया x बिलोंग टू 1 से 3 भी है और 3 भी है, इसका मतलब 3 पे क्लोज ब्रैकेट लगा दो। तो मैंने जो रेड पेन से लिखा है यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हो सकता है अभी आपको ये क्वेश्चन टफ लगे, लेकिन आपको ये क्वेश्चन थोड़े दिनों बाद यानी कि 1-2 टर्म बाद आपको आसान लगेगा।
लेकिन क्वेश्चंस करने का यही पैटर्न होता है जब एक से ज्यादा मॉड होंगे। तो एक से जब ज्यादा मॉड होंगे तो आपको उतनी नंबर लाइन बनानी पड़ेंगी, और जितने भी रीजन्स हैं हर रीजन को एक एक करके कंसिडर करना पड़ता है, और जो जिस रीजन में जो x आता है वो हमको चेक करना पड़ता है उस रीजन में है कि नहीं है। जैसे पहले रीजन में x इक्वल टू 1 आया, लेकिन वो हमारे लेस देन 1 में नहीं है, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। दूसरे केस में आइडेंटिटी बन गई, क्योंकि 2 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 3 x से इंडिपेंडेंट है, तो आइडेंटिटी बन गई उतने इंटरवल में, यानी 1 से 3 में कोई भी x लें, ये सबके लिए आइडेंटिटी है। और फिर 1 से 3 से बड़े में आपका एक आंसर आ गया 3, और 3 भी एक्सेप्ट हो गया, तो आपका आंसर आ गया 1 2 3। तो मेरे ख्याल से आपको ये मॉड वाले क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अगर नहीं भी समझ में आए होंगे तो जैसे ही आपकी नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें आपको अभी मैं और बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, तो आपको क्लियर कट सब समझ में आने लगेगा। तो मैंने आज सिर्फ मॉड की 2 वैरायटीज आपको सिखाई है। एक मॉड x इज इक्वल टू a होता है, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस a लिख के आप सॉल्व करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया जब मोर देन 1 मॉड होते हैं तब आप कैसे सॉल्व करते हैं, उसके लिए आपको रीजन्स बनाने पड़ते हैं, तब हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो आपको कुछ तो समझ में आया होगा, तो ठीक है। तो अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं इसके, और जरा अब हम लोग यहाँ पर सेट्स के देख लेते हैं 2-4 क्वेश्चंस जो पिछले टर्म पे रह गए थे। सेट्स के 2-4 क्वेश्चंस जो पिछले टर्म पे रह गए थे वो हम लोग देख लेते हैं एक्सरसाइज के। तो कहाँ रह गए थे वहां तक हम लोग पहुंच जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग के पास ये होमवर्क भी था और मैंने आपको क्वेश्चंस भी दिए थे करने के लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों क्या लिखा है, ये मैं पिछले टर्म पे यहाँ तक पहुंच गया था। ये सेट्स की एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की। हाँ, क्या है, चलो पढ़ते हैं बच्चों क्या लिखा है। मैंने आपको पिछले टर्म पे बताया था कि सेट्स को 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है रोस्टर फॉर्म, जिसको हम टैबुलर फॉर्म के नाम से भी जानते हैं, और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। बच्चों यहाँ पर हमको एक तरह से रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, मतलब टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि मेरे ख्याल से आपको देखिए यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म पहले से ही गिवन है। सेट बिल्डर फॉर्म जब गिवन होता है तो आपको रोस्टर फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो बच्चों देखो हम लोग रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला है आपका पहला पार्ट। मैंने कैसे पढ़ना बताया था, पढ़ो सब लोग रीड करो। मैंने इसको पढ़ने का तरीका बताया था, मैंने बताया था सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, देखिए पढ़ने का तरीका, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, कहोगे सर नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन सर ऑड नेचुरल नंबर कहेंगे तो सर वो कौन कौन से होंगे, वो होंगे बच्चों आपके 1 3 5 7, इस तरीके से ये आपका पैटर्न चलता चला जाएगा। ठीक है, तो मैंने सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और इसके एलिमेंट्स अनगिनत है, मतलब आगे चलते ही चले जाएंगे। तो मैंने बताया था इस तरह के सेट्स को इनफाइनाइट सेट्स भी कहते हैं, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स अनलिमिटेड होते हैं। तो बच्चों ये देखो ये आंसर लिखा हुआ है पहले से, आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा पढ़िए बच्चों, क्वेश्चन क्या लिखा है, मेरे साथ बोलिए, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन, क्या लिखा है, आपको ऐसे एक्स लेने हैं जो -1/2 से 9/2 के बीच में लाई करें। तो आप कहेंगे सर बहुत आसान है, आप एक नंबर लाइन बना लीजिए, उस नंबर लाइन से हम डिसाइड कर देते हैं। तो हमने कहा नंबर लाइन बना ली, ये देखिए ऊपर की तरफ हमने नंबर लाइन बनाई है। तो सर -1/2 क्या होता है, -1/2 होता है -0.5, तो -1 0, तो -1/2 कहां पर होगा, यहां पर होगा। ठीक है, और 9/2 क्या होता है, 4.5 होता है। तो 1 2 3 4 5, और यहां पर आपका होगा 9/2 यानी कि 4.5। तो बच्चों आपको उसके बीच में क्या लेने हैं, इंटीजर्स लेने हैं, क्योंकि इसने कहा है कि आपको x इंटीजर लेना है, और इंटीजर आपका -0.5 से 4 के बीच में हो। तो बच्चों क्लियर कट देखो आपको इंटीजर यहाँ पे नजर आ रहे हैं, एक आपका 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इतने इंटीजर्स।
तो बच्चों देखो मैंने एलिमेंट्स की लिस्टिंग कर दी और नीचे आंसर में वो लिखा हुआ है। सी पार्ट देखो बच्चों क्या लिखा है, लिखा है x is defined या set of all x such that x is an लिखा है इंटीजर और वो कैसा है x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। तो बेटा ये तो काफी आसान है, लेस देन इक्वल टू 4 है, x इंटीजर है, तो आप उतने x ले लीजिए जो उस रिलेशन को सेटिस्फाई करे। जैसे चेक करिए -1 डालेंगे x की जगह तो -1 का स्क्वायर यानी 1 लेस देन इक्वल टू 4 यानी 1 लेस देन 4 होता है, सही है। 1 डाल दे तो भी करेगा, 2 डाल दे तो भी करेगा, -2 डाल दे तो भी करेगा, लेकिन इससे और भी नहीं है, और ज्यादा नहीं हो पाएंगे क्योंकि 3 डालते ही गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 जैसे इसमें डालेंगे तो 9 लेस देन इक्वल टू 4, ये तो फॉल्स होता है ना, 9 तो ग्रेटर देन 4 होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो बेटा इसका जो लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स होगी वो आप क्लियर कट समझ चुके होंगे, इसके एलिमेंट्स की लिस्टिंग होगी -1 1 2 -2, ये 4 तरह के एलिमेंट्स होंगे जो इंटीजर्स होंगे वो उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो ये देखो बच्चों ये इसका आंसर लिखा हुआ है -2 -1 0 1 2। ओके, उसके बाद बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो देखो बच्चों लॉयल को सेट में रिप्रेजेंट करेंगे और मैंने बताया था जो रिपीट होते हैं लेटर उनको हम सेट में दोबारा नहीं लिखते हैं, जैसे L और L 2 बार आ रहा लेकिन हम लिखेंगे उसको एक ही बार, तो ये मैंने सेट के अंदर लिख दिया। सेट को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं जो मैंने अभी कर्ली ब्रैकेट से आपको बना के दिखाया। उसके बाद बच्चों देखो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या लिखा है, सेट ऑफ ऑल x such that x is a month of year not having 31 days। क्या लिखा है, सेट ऑफ ऑल x such that x is a month of year not having 31 days। तो ये आप जानते होंगे, आप अपने कैलेंडर में देख लीजिए वो वाले मंथ लिखने हैं जिसमें 31 डेज ना हो, तो वो लिस्ट हो जाएंगे फैब, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। तो इजी क्वेश्चन है, आप घर पे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेट ऑफ ऑल x such that x is a consonant in the English alphabet with, ठीक है आप ये भी कर सकते हैं घर पे, ऐसा कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। तो ये मैंने लिख दी कॉन्स्टेंट A B C D E F, ठीक है ओके। तो वॉवेल्स को छोड़ के जो भी होते हैं उनको हम लोग कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, तो वॉवेल्स मत ले लीजिएगा, वॉवेल्स को छोड़ करके जो भी होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स से लेते हैं। तो आप A मत लीजिएगा, B C D E ना लीजिएगा, F I मतलब समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए सभी बच्चे, हाँ मैच करना है 1 2 3 6, 1 2 3 6 किससे मैच होगा, 1 2 3 6 मैच होगा शायद थर्ड वाले से मैच कर रहा है। ये x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, ये नेचुरल नंबर भी है और 6 भी है। तो LHS में लिखा है रोस्टर फॉर्म और RHS में उसका है सेट बिल्डर फॉर्म। 2,3, तो 2,3 किससे बिलोंग कर रहा है, इससे बिलोंग कर रहा है A से। x इज एन प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, 2 और 3 प्राइम नंबर भी हैं और 6 के डिवाइजर भी है। मैथमेटिक्स वाला तो ऐसे ही आप देख के दिखा सकते हैं, D वाला है और जो बचा वाला है ये वाला हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको काफी आसान तरीके से ये समझ में आ गया होगा। तो आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई है और बाकी मैंने आपको जो थ्योरी पढ़ाई है उस थ्योरी को यूज करके आप NCERT की नेक्स्ट 1.2 एक्सरसाइज मैंने आपकी स्क्रीन पे लगाई है, ये भी आपको घर पे करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने आपको पिछले टर्म पे सेट्स की थ्योरी बता दी थी कि सिंगलटन सेट क्या होते हैं, इक्वल सेट्स क्या होते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं। ये थ्योरी मैंने आपको पिछले टर्म पे पढ़ाई थी, लेकिन जिन बच्चों की थ्योरी अगर छूट गई है या कोई भी पार्ट छूट गया है तो वो हमारे YouTube के रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख करके पढ़ सकता है। बल्कि आप ये जो YouTube चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो जैसे ही लेक्चर डलता है तो आपके पास तुरंत पता पड़ जाएगा कि उसमें लेक्चर पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। ऐसे आपको कम समझ में आएगा कि कब उसमें लेक्चर अपलोड हुआ कब नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल से अब तक आपको सारी बात क्लियर हो गई होगी। और 1.2 एक्सरसाइज की जो थ्योरी है सेट्स की, इवन 1.3 की भी जो थ्योरी है वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो कम से कम आप 1.2 एक्सरसाइज सेट्स की जो है आपकी NCERT में दी हुई है उसको आप कर लीजिएगा। बाकी जो इनइक्वालिटीज और मॉड के क्वेश्चन है एक्स्ट्रा जो मैंने आपको बताए वो मैं आपको होमवर्क में भेजूंगा थोड़ी देर बाद रात तक, वो भी आपको करने पड़ेंगे, ठीक है बच्चों।
तो मेरे ख्याल से अभी तक किसी को कोई डाउट हो तो वो हमसे दोबारा पूछ सकता है किसी भी क्वेश्चन में। मैं दोबारा बता देता हूँ। ओके, तो आकांक्षा, आशी, आशु, देवांश, मान, किसी को कुछ पूछना हो तो हमसे दोबारा पूछ सकता है। थोड़ी देर में आपके पास जो नोट्स होंगे वो नोट्स भी आपके पास आ जाएंगे, तो नोट्स आप फॉलो करिएगा और नोट्स को नोट जरूर करिएगा। अगर आप नोट नहीं करेंगे तो आपको कम समझ में आएगा। नोट आपको जरूर करना है, कॉपी में नोट्स आपको जरूर बनाने हैं। अगर आपकी कॉपी में नोट्स नहीं बने होंगे तो आपका रिजल्ट लैग करेगा, तो नोट आपको जरूर करना है। ठीक है बच्चों, क्लास जो है 5:15 हो गया है, टाइम ओवर हो गया है, तो आज की क्लास जो है हम लोग ओवर कर चुके हैं, ओवर कर देते हैं।